तो आज हम जो है वो प्रोमिसेस पढ़ेंगे और प्रोमिसेस से पहले जो हमने कॉल बैक सेट टाइम आउट पढ़ा है वो हम रिवाइज़ नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी पहले क्लासेस में हमने ये चीज़ कर चुके हैं ना। तो डायरेक्ट हम सर जो कह है रहे हैं मैं कुछ देर में आता हूँ। चलें ठीक है। हम ठीक फिर है आज थोड़ी। प्रोमिसेस से स्टार्ट करते हैं। तो प्रोमिसेस की थोड़ी सी स्टोरी लास्ट टाइम बिल्ड की थी लेकिन वो डिस्कनेक्ट हो गया था जिसकी वजह से वो कंप्लीट स्टोरी नहीं हुई थी। तो हम थोड़ी पहले प्रोमिसेस की स्टोरी देख लेते हैं कि प्रोमिस क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, अब प्रोमिसेस क्या होते हैं कि प्रोमिस रियल लाइफ प्रोमिसेस जो होते हैं ना, जिस तरीके से अगर मैं किसी से प्रॉमिस करती हूँ तो कुछ ना कुछ स्टेट्स उनकी रहती हैं, या तो मैं प्रॉमिस फुल करती हूँ या मैं जो है वो प्रॉमिस रिजेक्ट कर देती हूँ, या मैं प्रॉमिस को डिले करती रहती हूँ कि मैंने करना है, यहाँ पूरा कर दूँगी, तो मैं इस तरीके से डिले करती रहती हूँ। तो यहाँ मैंने एक जो है वो डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करती हूँ आप लोगों को कि एक वेबसाइट है, जैसे हमारी एक वेबसाइट है। ठीक है, ये अमल स्क्रीन शेयर किया आपने? ये इतना बड़ा ब्लंडर है स्टार्टिंग में। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी। चलें, तो हम जो है वो प्रोमिसेस देख रहे थे। मैंने कहा था कि मैं आपको ये डायग्राम से समझाती हूँ कि प्रोमिसेस क्या होते हैं ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि एक ये हमारी वेबसाइट है, ये समझ लें कि ये वेबसाइट है और इस वेबसाइट ने किसी थर्ड पार्टी से डेटा लेना है, मतलब अपनी वेबसाइट में डेटा मंगवाना है। ठीक है, अपनी कौन है अब अपनी वेबसाइट में डेटा मंगवाना है। तो जैसे रियल लाइफ प्रोमिसेस होते हैं कि अगर कोई मुझसे प्रॉमिस करता है तो मैं प्रॉमिस पूरा कर दूंगी, या तो प्रॉमिस रिजेक्ट कर दूंगी, या उस प्रॉमिस को डिले करती रहूंगी कि मैंने अभी करना है, या तो वो हाँ में होगा, ना वो जो है वो ना में होगा। इस तरीके से एक वेबसाइट जो है वो डेटा लेने के लिए कुछ भी, जैसे एपीआईज होती हैं, एपीआई से डेटा मंगवाते हैं ना अपनी वेबसाइट में और फिर उस डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, अपनी वेबसाइट में कहीं भी यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से ये वेबसाइट जो है वो इस थर्ड पार्टीज क्या होती है, जहाँ से हम बाहर दूसरी वेबसाइट से डेटा मंगवा रहे होते हैं, एपीआईज कॉल करते हैं, तो इस तरीके से वो दूसरी वेबसाइट से हमारा डेटा आ रहा होता है। ठीक है, यहाँ जो है वो इस वेबसाइट ने थर्ड पार्टी, यहाँ कोई भी वेबसाइट हो सकती है, एपीआई कोई भी कॉल हो सकती है, तो इसको रिक्वेस्ट भेजिए। रिक्वेस्ट क्या भेजिए कि भाई हमें इस तरीके का कुछ डेटा चाहिए और फिर उस डेटा से हम अपनी वेबसाइट को उस डेटा को हम अपनी वेबसाइट में यूज़ करेंगे। तो ये थर्ड पार्टी क्या करती है, ये थर्ड पार्टी एक प्रॉमिस रिटर्न करती है रेस्पॉन्स में। रिक्वेस्ट के रेस्पॉन्स होता है ना, तो इस वेबसाइट को एक प्रॉमिस रिटर्न करती है उसके रेस्पॉन्स में। अब प्रॉमिस जो है वो 3 तरीके का हो सकता है, जिस तरीके से मैंने यहाँ लिखा है कि फर्स्ट उसकी स्टेट क्या होगी, फुलफिल्ड। फुलफिल्ड क्या होता है कि प्रॉमिस जो है वो पूरा हो गया। ठीक है, जब प्रॉमिस पूरा हो जाता है उस स्टेट को हम कहते हैं कि ये स्टेट फुलफिल्ड है। और अगर प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट का मतलब है, फुलफिल्ड का मतलब है कि डेटा जो है वो उस वेबसाइट के अंदर आ गया है। ठीक है, मतलब इस वाली वेबसाइट के अंदर वो डेटा आ गया है। और अगर जो है प्रॉमिस जो है रिजेक्ट हो जाए, रिजेक्ट का मतलब है कि वहाँ से कोई ना कोई एरर आ जाए, तो ये वाली वेबसाइट के अंदर वो डेटा नहीं आएगा। इट मीन्स कोई ना कोई एरर बीच में आ गया तो वेबसाइट पे डेटा नहीं आएगा। तीसरी स्टेट होती है पेंडिंग स्टेट। इस स्टेट में क्या होता है कि डेटा आने में डिले आ रहा होता है ना, कि या तो वो फुलफिल्ड होगा या वो रिजेक्टेड होगा। जो बीच का दौरानिया होता है उसको हम पेंडिंग कहते हैं, मतलब डिले आ रहा होता है उसके अंदर। उसके अलावा अब आप यहाँ देखें कि जब वो वेबसाइट पे डेटा आया है, इट मीन्स जब हमारे पास प्रॉमिस फुलफिल हो गया, जब हमारे पास प्रॉमिस फुलफिल हो गया, इट मीन्स उसको नाम देंगे हम रिजॉल्व का। सिर्फ अभी नामों पर आप इतना फोकस नहीं कीजिएगा, जब हम कोडिंग पे जाएंगे वो देखेंगे हम। यहाँ पर हमारा प्रॉमिस पूरा होता है तो उसको हम नाम देते हैं रिजॉल्व का। रिजॉल्व का मतलब है कि प्रॉमिस पूरा हो गया। इट मीन्स जो जिस थर्ड पार्टी से हमने रिक्वेस्ट की थी उसने रिस्पॉन्स में हमें डेटा दे दिया। अब उसको जैसे भी यूज़ करें वो हमारे ऊपर है कि हम किस तरीके से उसको यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि प्रॉमिस या तो रिजॉल्व होता है या प्रॉमिस रिजेक्ट होता है। रिजेक्ट का मतलब है कि वहाँ से कोई ना कोई एरर आया है हमारे पास। जब हमारे पास कोई भी प्रॉमिस रिजेक्ट होता है तो वो रिजेक्ट के फंक्शन में आता है। ठीक है, अब ये जो जितनी भी चीज़ें हैं कि प्रॉमिस आ रहा है, हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो थर्ड पार्टी कर रही होती है। ठीक है ना, हमारा काम ये होता है कि हमने डॉट देन से काम करवाना है या हमने डॉट कैच से। अभी डॉट देन क्या है और डॉट कैच क्या है, मैंने इसीलिए इसके आगे लिखा है कि जब भी प्रॉमिस रिजॉल्व होता है, मतलब पूरा होता है, प्रॉमिस जब भी पूरा होता है
तो हमारा कौन सा फंक्शन चलेगा, डॉट देन का फंक्शन चलना चाहिए। और जब प्रॉमिस रिजेक्ट होगा, मतलब कोई एरर आएगा, तो वो एरर किसके अंदर आना चाहिए, वो डॉट कैच के फंक्शन में आना चाहिए। इस तरीके से एक पूरा प्रॉमिस चलता है, मतलब वेबसाइट से रिक्वेस्ट जाती है किसी थर्ड पार्टी एपीआई को जाती है, और वो एपीआई हमारी वेबसाइट को एक प्रॉमिस का मतलब है काम देगी या नहीं देगी या पेंडिंग पे रख देगी, ये तीनों चीज़ें वो करती है, ठीक है। अब अगर देगी तो वो रिजॉल्व के फंक्शन में आएगा, मतलब डेटा अगर जो है उसका प्रॉमिस पूरा कर दिया उसने तो वो रिजॉल्व के फंक्शन में आ जाएगा, और अगर प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया तो वो रिजेक्ट के फंक्शन में आ जाएगा। ये दोनों जब चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी ना, यहाँ तक काम हमारा नहीं होता। जब चीज़ हमारे पास आ जाएगी, आएगी या एरर आएगा, इन दोनों चीज़ों में से कुछ होता है ना। अगर हमारे पास प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा तो वो डॉट देन के अंदर हम उसको दिखाएंगे जो भी काम हमें करवाना होगा, और अगर कोई एरर आता है तो वो डॉट कैच का फंक्शन अपने अंदर लेता है और फिर वो शो करवाता है, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को इसका फ्लो समझ ना आया हो तो मुझे बताइए कि क्या जो अगर ये रिजेक्टेड प्रॉमिस या पेंडिंग में अगर आपको ये इसका फ्लो कुछ नैमल, जी जी आप ये बता दें कि हम ये प्रॉमिस यूज़ क्यों करते हैं, हमें ज़रूरत क्यों पड़ी इसको यूज़ करने प्रॉमिस की? हम क्यों यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने कॉल बैक्स यूज़ किए थे ना। एक तो हमारा ये है कि हमने एसिंक प्रोग्रामिंग करवानी है, क्योंकि डेटा आने में क्या होता है, थोड़ा सा डिले लगता है ना। तो जब हमारे पास एसिंक काम करवाते हैं जिसमें जो है वो डिपेंडेंट नहीं होता ऊपर वाले अपने काम के ऊपर, तो उसके बेस पर हम जो है वो प्रोमिस का यूज़ करते हैं कि हमें जब एसिंक काम करवाना होता है ना, कि कोई वेबसाइट से डेटा फैच करवाना है, डेटा फैच करवाने के लिए या किसी दूसरी वेबसाइट से डेटा लेने के लिए हम प्रोमिस को यूज़ करते हैं, मतलब एसिंक प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हैं। कॉल बैक्स हम यूज़ किया करते थे, कॉल बैक्स के बाद कॉल बैक हेल एक प्रॉब्लम बन गई थी जिसकी वजह से हमारे पास प्रोमिस आए। अब प्रोमिस में क्या होता है कि हम अपनी जो है वो एरर्स भी शो करवा सकते हैं ना। अच्छा, कॉलबैक हेल में प्रॉब्लम क्या थी? कॉलबैक हेल में क्योंकि काम तो कॉल बैक हेल में ये प्रॉब्लम थी कि सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम एक तो कॉम्प्लेक्सिटी थी, कि कोड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाया करता था। इस तरीके से अगर मैं आपको दिखाऊं कि लास्ट क्लास का है हमारे पास काम, तो यहाँ पर क्या होता था कि कॉल बैक हेल में हमारे पास जो काम था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होया करता था। इसमें एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ऊपर का फंक्शन भी बंद है। अभी आप सिंपल ये देख लें कि इसमें बहुत ज़्यादा, एक तो कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि हम जब बहुत ज़्यादा कोड हो जाता है ना तो हम ब्रैकेट्स में ही फंस जाते हैं कि ब्रैकेट कहाँ पर हैं, कहाँ लगाने हैं, तो एक ये चीज़ मसला हो जाता है। और दूसरी चीज़, अगर बीच में कोई ना कोई एरर आ गया तो वो भी हम जो है उसको रिजॉल्व नहीं कर, मतलब एरर हैंडलिंग भी नहीं कर सकते। यहाँ अगर थर्ड स्टेप में या फोर्थ स्टेप में हमारा कोई एरर आ गया तो उसको हम रिजॉल्व नहीं करवा सकते। लेकिन प्रॉमिस में क्या होता है जी, कमल कुछ कह रही हैं? कमल आप कुछ कह रही हैं? नहीं, वो कुछ नहीं कह रही, आप कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है, ये हमारे पास प्रोमिस का फ्लो रहता है कि इस तरीके से हमारे प्रोमिस चलते हैं। 3 स्टेट्स होती हैं। जब हमारा प्रोमिस पूरा हो जाता है, मतलब रिजॉल्व हो जाता है, तो उस स्टेट को हम कहते हैं कि वो हमारी फुलफिल्ड स्टेट है। स्टेट्स आपको याद रखने के लिए इसलिए कि अगर एमसीक्यूज में कुछ आ जाए कि भाई प्रोमिस अगर पूरा हो गया तो उस स्टेट को हम क्या कहेंगे, अगर प्रोमिस रिजेक्ट हो गया तो उस स्टेट को हम क्या कहेंगे, और अगर प्रोमिस पेंडिंग रह गया तो उस स्टेट को हम क्या कहेंगे। तो ये एमसीक्यूज में कुछ ना कुछ एमसीक्यूज इससे बन सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये मेंशन किया है कि इन स्टेट्स को हम ये नाम देते हैं। और अगर प्रॉमिस रिजॉल्व, एक दफ़ा मैं इसको बिल्कुल बाइंड अप कर दूँ फिर हम कोड की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब प्रॉमिस में 2 चीज़ें हमारे पास आ सकती हैं, या प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा। रिजॉल्व मतलब है कि जो डेटा हमने मंगवाया था, रिक्वेस्ट भेजी थी, उसने प्रॉमिस से रिजॉल्व करवा के हमें वो डेटा हमारी वेबसाइट तक दे दिया, ठीक है। दूसरा क्या है कि प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाएगा, इट मीन्स वो डेटा आने में कोई ना कोई एरर बीच में आ जाएगा, तो वो एरर शो करवाएगा हमें। ये सारी चीज़ें वो जो थर्ड पार्टी होती है वो हमें प्रोवाइड कर रही होती है। हमने जब हमारे पास डेटा आ गया या एरर आ गया, इन 2 चीज़ें जब भी हमारे पास आती है ना, फिर हम डॉट देन या डॉट कैच के फंक्शन से उनको काम करवा रहे होते हैं। जब प्रॉमिस रिजॉल्व होता है तो उसका काम हम डॉट देन के फंक्शन में करवा रहे होते हैं, और जब प्रॉमिस रिजेक्ट होता है, इट मीन्स कोई एरर आता है, तो उसका काम हम डॉट कैच के, मतलब जो एरर होगा वो डॉट कैच अपने अंदर कैच करता है, ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर हो गया इसका फ्लो किस तरीके से होता है। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो तो आप लोग कर लो। अच्छा, पेंडिंग स्टेट क्या होती है कि पेंडिंग हम पे अब वो डिपेंड नहीं करती, अब इंटरनेट कैसा हो, दूसरी बात ये, तो फिर वो इंटरनेट के बेस बात आ जाती है। और उसके अलावा इंटरनेट के अलावा और डिफरेंट फैक्टर्स भी होते हैं, तो पेंडिंग की स्टेट में हम कुछ नहीं कर सकते इसमें फिर, ठीक है।
ठीक है नैमल, आप कोड की तरफ चलो। अब हम कोड की तरफ चलते हैं कि इसको मैं दोबारा से आपकी कॉम्प्लेक्सिटी दिखाने की वजह से मैंने कॉल बैक दिखाए थे आपको। अब हम अपनी कोड करते हैं कि कोड किस तरीके से, प्रॉमिस किस तरीके से बनाया जाता है। आपको फ्लो समझ आ गया कि किस तरीके से यूज़ होता है। अब हम इसको देखते हैं कि प्रॉमिस बनता कैसे है। तो मैं सिंपल बेसिक एक वेरिएबल से स्टार्ट करूँगी, फंक्शन के अंदर नहीं रखूँगी, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो यहाँ मैं एक प्रॉमिस बनाती हूँ, लेट न्यू प्रॉमिस इज इक्वल्स टू, सिर्फ एक मैं सिंपल प्रॉमिस बना के दिखा रही हूँ, फिर मैं न्यू के कंस्ट्रक्टर को यूज़ करके, कीवर्ड को यूज़ करके भी बनाऊँगी। ठीक है, प्रॉमिस के कीवर्ड मैंने यहाँ यूज़ किया है, प्रॉमिस की एक क्लास। उसके बाद मैं इस फंक्शन को जो है रिजॉल्व करवा रही हूँ। मतलब यहाँ प्रॉमिस, अभी सबसे पहले मैं प्रॉमिस रिजॉल्व कर रही हूँ। रिजॉल्व का मतलब क्या था कि मैं उस प्रॉमिस को कह रही हूँ कि भाई आपने डेटा दे देना है दूसरी वेबसाइट की तरफ। अब वो जब वो डेटा आएगा तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि एमल थोड़ा जूम कर लें। जी, इतना क्लियर है? जी जी क्लियर है। डेटा फैच सक्सेसफुली। ठीक है, डेटा हमारे पास सक्सेसफुली फैच हो गया। रिजॉल्व का मतलब यही था कि हमारी वेबसाइट पे डेटा आ जाएगा। तो अगर मैं आपको इसको करके दिखाऊं, मैं अगर आप इसको लॉक करके दिखाती हूँ न्यू प्रॉमिस, तो आप देखिएगा कि क्या हमारे पास इसमें आएगा। मैं इसको कंपाइल कर लेती हूँ पहले। ठीक है, नोड PRRJS। यहाँ आप ये देखें कि प्रॉमिस हमारे पास जो है सक्सेसफुल हो गया। जो हमने प्रॉमिस दिया था वो हमारे पास जो अपने, मतलब ये जो डेटा है ना, एक्चुअली ये मैं स्टेटमेंट खुद से लिख के दे रही हूँ, स्टैटिक दे रही हूँ, लेकिन ये सारा काम वो थर्ड पार्टी दे रही, वो API दे रही होती है हमें। तो जो हमें वो दे रही होती है वो यहाँ नजर आता है रिजॉल्व के अंदर। यहाँ मैंने स्टैटिक लिखा है अभी। ठीक है, अभी आपको स्टेट नजर नहीं आएगी। स्टेट देखने के लिए हम जाते हैं, ये माइक बंद कर लें, किसका खुला हुआ है? माइक बंद करें अपना, माइक बंद करें अपना। ठीक है नैमल सुन रहा। स्टेट देखने के लिए मैं जो है वो एक फाइल बनाती हूँ index.html। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा नीचे ले आती हूँ। इसके अंदर ठीक है, इसके अंदर मैं फ़ाइल का नाम दे देती हूँ अपनी, जो हमारी है pr.js की फाइल। अब यहाँ देखिएगा आप, ये मैं बंद कर देती हूँ उस फाइल को। मैं आपको सिर्फ स्टेट्स दिखाना चाह रही हूँ कि स्टेट्स किस तरीके से आपको नज़र आती हैं। यहाँ अगर आप देखोगे, मैं यहाँ टर्म खोलती हूँ कंसोल। ठीक है, कंसोल पे अगर आप देखो console.log न्यू प्रॉमिस, तो आप यहाँ देखो कि प्रॉमिस हमारा जो हमने भेजा था डेटा फैच सक्सेसफुली। अब वहाँ स्टेट कहाँ नज़र आ रही है हमें? स्टेट हमें नज़र आएगी यहाँ पे, इस तरीके सेकंड लाइन पे जो लिखा हुआ है प्रॉमिस स्टेट। क्या होती है कि प्रॉमिस स्टेट का मतलब है फुलफिल्ड। फुलफिल्ड का मतलब होता है कि डेटा हमारी वेबसाइट पर आ गया, प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया। अब जो यहाँ पे रिजल्ट आया है ना, इस रिजल्ट का मतलब है कि वो वेबसाइट ने जो डेटा भेजा है वो इस रिजल्ट के अंदर नज़र आता है हमें, और उस रिजल्ट को हम रिजॉल्व के अंदर, जो रिजॉल्व के अंदर नज़र आएगा वही ऑब्वियसली रिजल्ट के अंदर नज़र आएगा। सिर्फ मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि जो स्टेट होती है हमारी, वो हम कहाँ से देख सकते हैं कि प्रॉमिस अगर रिजॉल्व होता है तो उसकी स्टेट क्या कहलाती है। उस स्टेट को हम कहते हैं कि वो फुलफिल्ड स्टेट है। अब इसी तरीके से मैं यहाँ क्या करती हूँ, इसको मैं बंद कर देती हूँ। इसी स्टेट को मैं रिजेक्ट कर देती हूँ, मतलब कोई ना कोई एरर लेकर आ जाते हैं। एरर हमारे पास आएगा, इसको मैं जो है वॉच मोड पे लगा देती हूँ। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखेंगे, ये वाली वेबसाइट। ठीक है, अब आप यहाँ देखो कि जब मैंने एरर दिया, यार ये माइक आप बंद करें, कौन है? सोबिया है आई थिंक, आप बंद कर दें। अब नहीं खुले ये माइक। अब आप यहाँ देखो कि जब मैंने जैसे ही प्रॉमिस रिजेक्ट किया तो उसने मुझे क्या भेजा, एक एरर भेजा जो मैंने उसके अंदर लिखा था। तो आप यहाँ ये भी देखो कि स्टेट क्या बदल गई, स्टेट
फुलफिल्ड से रिजेक्टेड हो गए। रिजेक्टेड का मतलब है कि उस वेबसाइट ने जहाँ से हमने डेटा मंगवाया था, जहाँ रिक्वेस्ट भेजी थी, उसने हमें एरर दिया, मतलब प्रॉमिस रिजेक्ट कर दिया, हमारा प्रॉमिस फुलफिल्ड नहीं हुआ। एक तो ये स्टेट होती है, ठीक है। अब अगर हम चाहें कि हमें पेंडिंग स्टेट भी देखनी है तो हम क्या करते हैं, हम एक यहाँ आप देखोगे कि अब हम जो है वो न्यू के कंस्ट्रक्टर से बनाते हैं इसको, प्रॉमिस को सिंपली प्रॉमिस को एक न्यू के कंस्ट्रक्टर से बनाएंगे। ये मैं थोड़ा बंद कर देती हूँ, थोड़ा मैसअप हो जाएगा, ठीक है। न्यू के कंस्ट्रक्टर क्या करता है, क्योंकि प्रॉमिस एक क्लास है और न्यू का कंस्ट्रक्टर एक जो है वो इंस्टेंस बना के देता है, हमें कोई एक ऑब्जेक्ट बना के देगा, ठीक है। यहाँ प्रॉमिस में एक कॉलबैक फंक्शन जाता है। कॉलबैक फंक्शन में हम जो है वो 2 पैरामीटर्स अभी दे सकते हो, 1 भी दे सकते हो, 2 भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। आपने यहाँ पर जो है वो रिजॉल्व और रिजेक्ट, रिजॉल्व क्या करेगा, प्रॉमिस पूरा कर देगा, और रिजेक्ट क्या करेगा, वो प्रॉमिस पूरा नहीं करेगा। इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ एक कॉलबैक फंक्शन पूरा बनाते हैं, सॉरी, यहाँ हम एक कॉलबैक फंक्शन बनाते हैं और इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से एक प्रॉमिस से कंस्ट्रक्ट हो गया। अब आप यहाँ ये देखिएगा कि उसने कौन सी स्टेट हमें दिखाई है, मतलब ना वो रिजॉल्व हो रहा है ना वो रिजेक्ट हो रहा है, तो कौन सी स्टेट हमारे पास आ गई, हमारे पास पेंडिंग स्टेट आ गई, और रिजल्ट के अंदर कुछ भी नहीं आया, अनडिफाइंड, कुछ भी नहीं होता तो फिर वहाँ अनडिफाइंड होता है। तो तीनों स्टेट्स आपको क्लियर हो गई हैं कि किस तरह, अगर प्रॉमिस होता है तो क्या स्टेट होती है, रिजेक्ट होता है तो क्या, सॉरी रिजॉल्व होता है तो कौन सी स्टेट होती है, फुलफिल्ड स्टेट होती है, और अगर रिजेक्ट होता है तो कौन सी स्टेट दिखाई थी, मैंने आपको रिजेक्टेड स्टेट दिखाई थी। इसी तरीके से अगर प्रॉमिस पेंडिंग में है तो इसमें पेंडिंग स्टेट शो होती है। पेंडिंग स्टेट का हम एज सच कुछ कर नहीं सकते कि बहुत से फैक्टर्स की वजह से ये स्टेट जो है वो हो रही होती है हमारे प्रोग्राम में। नैमल, कुछ क्वेश्चंस हैं। हाँ जी। ये एहसान भाई कह रहे हैं कि प्रॉमिस HTML यूज़ करने की वजह। प्रॉमिस HTML मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रही थी कि अगर मैं HTML के अंदर इस स्क्रिप्ट को नहीं रख रही थी ना, तो हमारे पास जो ये आ रहा था वो सिर्फ रिजॉल्व और रिजेक्ट की जो स्टेटमेंट्स हम स्टैटिक डेटा दे रहे थे ना, वो दिख रहा था हमें। मैं आपको करके दिखाऊं, यहाँ है किसी एक फाइल में, ये देखें, बस ये इस तरीके से ना डेटा दिख रहा था। मैं आपको क्लियर ये कर रही थी कि जब प्रॉमिस रिजॉल्व होता है तो उस स्टेट को क्या कहते हैं, कहाँ दिखती है वो स्टेट, इसीलिए बस मैंने जो है वो एक index.html की फ़ाइल बनाई थी आपको कि कंसोल में दिखा सकूं कि प्रॉमिस में स्टेट्स क्या होती हैं और कैसे नज़र आती हैं। बस इसके अलावा और ज़्यादा कुछ मकसद नहीं था वो दिखाने का। बाकी सारा काम हम यही करके देखेंगे, ठीक है। ठीक है। अच्छा, और वकास भाई का हैंड रेस है, क्वेश्चन हम एंड में ले लें कि फिर हमारे पास टाइम नहीं रहता। अगर है तो क्वेश्चन आप लोग चैट में बता दें। अब हम यहाँ पे प्रॉमिस को रिजॉल्व करेंगे या प्रॉमिस को रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि पेंडिंग की स्टेट के बहुत सारे फैक्टर्स रह सकते हैं कि किसी भी तरीके की वजह से जो है वो स्टेट पेंडिंग हो सकती है, तो उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम अगर प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता है तो क्या करेंगे और प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाता है तो क्या करेंगे। आपको यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी कि भाई ये तीनों स्टेट्स आ गई हैं, प्रॉमिस यहाँ तक चलेगी, रिजॉल्व, रिजेक्ट और पेंडिंग मैंने आपको दिखाया है। अब हमारा काम रह गया कि जब चीज़ें आ जाती हैं तो क्या करना है, डॉट देन के फंक्शन में क्या करना है, डॉट कैच के फंक्शन में क्या करना है। तो वो हम देखते हैं अब कि अगर हमारे पास प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाए तो क्या करेंगे हम उसी कॉल इसको न्यू प्रॉमिस जो हमारा था इसको वेरिएबल को लिखेंगे, और जैसे ही हम डॉट लगाएंगे तो वो हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करेगा। इसको मैं ज़रा बंद कर दूँ 1 मिनट, ठीक है। अब डॉट, जैसे ही हमने डॉट लगाया ना, उसने बोला कि आपने क्या चीज़ करनी है। आपके पास अगर एरर आएगा तो कैच में दिखाएंगे, और अगर प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा तो देन के फंक्शन में दिखाएंगे। अब हमारा अभी यहाँ पर प्रॉमिस रिजॉल्व होना है। अब हम एक प्रॉमिस को जो है यहाँ रिजॉल्व करवा लेते हैं, प्रॉमिस को हम यहाँ रिजॉल्व करवा लेते हैं, और उसके अंदर हम लिख देंगे डेटा फैच सक्सेसफुली, ठीक है। डेटा हमारा सक्सेसफुली फैच हो गया। अब जब डेटा हमारा सक्सेसफुली फैच हो जाता है तो आपने अभी डायग्राम में क्या देखा है कि जब रिजॉल्व होगा तो कौन सा फंक्शन चलेगा, देन का। इसीलिए मैं यहाँ देन का फंक्शन जो है वो कॉल करती हूँ। देन का फंक्शन एक जो है वो कॉल बैक फंक्शन लेता है कि जिसके अंदर हमें काम दिखाना होता है। अच्छा, इसके अंदर एक जो है वो पैरामीटर आता है, बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर आता है, जो भी इस पैरामीटर के आप जो रिजॉल्व के अंदर जो भी डेटा भेजोगे ना वो यहाँ पर आके स्टोर होगा। तो हम ये देखते हैं कि इसके अंदर क्या आ रहा है। हम यहाँ देखते हैं, अगर मैं यहाँ लॉक करवाऊँ, उसी रेस्पॉन्स को लॉक करवा दूँ, ठीक है, इस रेस्पॉन्स को मैं लॉक करवा रही हूँ। अगर ये रेस्पॉन्स जो हमारा रिजॉल्व हुआ है ना, यही सेम डेटा हमारा इस रेस्पॉन्स के अंदर आएगा। मैं आपको ये दोबारा करके दिखाती हूँ। इसको करते हैं हम और TSC से इसको कंपाइल करते हैं।
और नोट से इसको चलाते हैं pr.js। अब आप ये देखोगे कि प्रॉमिस भी रिजॉल्व हो गया। और ये दूसरी लाइन क्यों आई है? ये दूसरी लाइन इसलिए आई है कि हमने डॉट देन का फंक्शन यहाँ चलाया था। डॉट देन में वो चीज़ आती है जब हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता है, मतलब हमें कुछ भी करना हो, हमारे पास जब डेटा आ जाए और हमें कोई भी काम करवाना हो तो फिर हम डॉट देन के फंक्शन में वो चीज़ करते हैं। ठीक है, अब अगर इसी तरीके से यहाँ तक क्लियर है? नेमल यहाँ पर शायद क्वेश्चन कर रहे हैं कि प्रॉमिस रिजॉल्व कैसे होगा, क्योंकि हमने कोई ऐसा डेटा लिया नहीं है इंटरनेट से, यहाँ पे एपीआई कॉल नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली ये डेटा तो रिजॉल्व होगा ही ना। मकसद सवाल समझ, ये जो मैं आपको स्टैटिक करके दिखा रही हूँ ना, ये जो चीज़ें जितनी भी यहाँ ऊपर चीज़ें हो रही हैं ये हम नहीं करते, हम नहीं, ना ही हम प्रॉमिस वो जो है वो क्रिएट करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करते। जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वहाँ से हमारे पास जो है प्रॉमिस आता है। अब वो रिजॉल्व हो रिजेक्ट हो वो फिर उस डेटा पे, उस वेबसाइट पे डिपेंड करता है या उस डेटा पे डिपेंड करता है, इंटरनेट पे डिपेंड कर सकता है, उसके बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स रह सकते हैं। यहाँ मैं आपको स्टैटिक करके दिखा रही हूँ कि रिजॉल्व होगा। आप बस इतना समझ लें कि अगर रिजॉल्व होगा ना तो हमने सिर्फ ये करना होगा, डॉट देन और डॉट कैच के फंक्शन से हमने काम करवाना होगा ना, हमें ये रिजॉल्व किस सूरत में नहीं होगा? ये तो हर सूरत में रिजॉल्व होगा ये डेटा, बिकॉज ये एक स्ट्रिंग है, ये फौरन चल जाएगा। कौन सा डेटा होगा जो रिजॉल्व नहीं होगा और वो देन में नहीं चलेगा? एरर जब आएगा ना हमारे पास वो देन में नहीं चलेगा। कोई भी ऐसा बीच में एरर आ सकता है तो वो हमारे पास देन में नहीं चलेगा। जैसे अगर मैं आपको आप करके दिखाएंगी ना? जी कर रही हूँ ना, कर रही हूँ। जैसे मैंने खुद से प्रॉमिस रिजॉल्व किया है ना, वैसे खुद से रिजेक्ट भी कर दूंगी मैं, क्योंकि ये अभी तो मैं स्टैटिक करते हैं ना, हम समझने के लिए तो खुद से करते हैं। वैसे ये होता जो है वो थर्ड पार्टी जहाँ हम एपीआई से डेटा मंगवा रहे होते हैं वहाँ से हो रहा होता है ये सब चीज़ें। अब आपको ये अगर डॉट देन समझ आ गया है तो मैं अब क्या करती हूँ कि इस प्रॉमिस को रिजेक्ट कर देती हूँ। रिजेक्ट का मतलब है कि कोई ना कोई एरर जनरेट कर देती हूँ, एरर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, अब जब हमारे पास ये एरर आएगा तो क्या ये डॉट देन का फंक्शन चलेगा? इस डायग्राम के मुताबिक जब रिजेक्ट होता है फंक्शन तो हमने डॉट देन में करना होता है या डॉट कैच में करना होता है? हमने डॉट कैच में काम करवाना होता है। तो हम यहाँ डॉट कैच का फंक्शन लगाएंगे और वो यहीं पर ही हम लगा देंगे डॉट, और हमारे पास ये कैच का फंक्शन। आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, थोड़ा सा लाइक इसको ख़त्म कर देते हैं, हम दोबारा से न्यू प्रॉमिस को ही कॉल करते हैं जो हमारा क्या नाम है वेरिएबल था, उसके बाद डॉट लगाते हैं, फिर कैच लगाते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो और डायरेक्ट यहाँ डॉट कैच के साथ भी कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा इसको और सिंपल रखने के लिए वापस से वही चीज़ करके दिखा रही हूँ कि वेरिएबल लिया, वेरिएबल के बाद जब एरर आएगा तो वो डॉट कैच में आएगा, और डॉट कैच भी सेम इसी तरीके से एक जो है वो कॉल बैक फंक्शन लेता है। हमने एक कॉल बैक फंक्शन बना लिया। कॉल बैक फंक्शन के अंदर भी एक बाय डिफ़ॉल्ट वेरिएबल क्या नाम है पैरामीटर होता है, जो भी इस रिजेक्ट के अंदर, जो कुछ भी इस रिजेक्ट में आएगा वो इसके अंदर आ जाएगा, एरर के अंदर। मैं आपको करके दिखाती हूँ कि ये कैसे आएगा। इसको अगर हम लॉक करें और एरर को शो करवाएं तो आप ये देखिएगा कि हमारे पास क्या आता है। ठीक है, TSC एंड नॉट नोट करके pr.js करें तो हमारे पास क्या चीज़ शो होगी? हमारे पास एक एरर जनरेट हुआ है। यहाँ आप देखो कि हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था एरर। ये एरर किससे आया है? जब हमने एरर हैंडलिंग की है ना डॉट कैच के, ये जो डॉट देन है डॉट कैच है, ये एरर हैंडलर्स होते हैं, इसमें एरर आते हैं तो हम डॉट कैच से हैंडल करते हैं। तो यहाँ हमने उसको दिखा भी दिया। और आप प्रॉमिस देखो, यहाँ स्टेट लिखी हुई कि प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया हमारा। जो भी प्रॉमिस के अंदर आया वो चीज़ हमारी इस ERR मतलब इस एरर के अंदर आ गई है। और मैंने जब उसको कंसोल करवाया तो यहाँ पर ही हमारे पास एरर शो हो गया। यहाँ तक क्लियर है? इसका फ्लो क्लियर हो गया आपको कि ये प्रॉमिस की रिक्वेस्ट कैसे जाती है, प्रॉमिस क्या रिटर्न करता है, और प्रॉमिस की कौन सी स्टेट्स हो सकती हैं, अगर प्रॉमिस पूरा हो तो क्या चलना है, रिजेक्ट हो तो क्या चलना है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? एहसान भाई का क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि लाइन नंबर 4 पर चेंजिंग क्यों नहीं की? हम तो रिजेक्ट यूज़ करते हैं, कैच यूज़ करने पड़ता है लाइन नंबर 4 में। ये एक काम करें, टर्मिनल बंद कर दें और लाइन नंबर 4 में क्यों चेंजिंग नहीं की? अगर देखें लाइन नंबर 4 को अगर मैं यहाँ कमेंट आउट भी कर दूँ तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा प्रॉमिस तो अभी रिजेक्ट हो रहा है, और रिजेक्ट को कैच से वास्ता होता है, देन से नहीं। जब भी रिजेक्ट मतलब एरर जब भी आता है हमारे पास तो वो कैच में आता है, वो देन में थोड़ी आता है। अगर मैं यहाँ इसको अनकॉमेंट करूँ या कमेंट आउट रखूँ, जब ये देन जब चलेगा जब हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा, हमारे पास डेटा आ जाएगा। अदरवाइज वो डॉट देन में जाएगा ही नहीं, वो डायरेक्ट डॉट कैच में जाएगा, क्योंकि एरर हमेशा हमारा डॉट कैच के फंक्शन में जाता है, डॉट देन में नहीं जाता। ठीक है, क्लियर है?
बताएं, किसी का कोई क्वेश्चन अब है? हम आगे चलें? ठीक है। ठीक है। अब जैसे हमने कॉल बैक्स बना के फ्राइडेक बनाया था ना, अब वैसे ही प्रोमिसेस से फ्राइडेक बनाते हैं हम। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा कॉल बैक का थोड़ा सा डेटा था उसको हम यहीं पर ही ले आते हैं, उस कोड को, ताकि इजी रहे, टाइम बचा रहे हमारे पास। हमारा डेटा था ये वाला सारा, ठीक है। ये हमारा डेटा था, ये हमारा फंक्शन था, इसको कॉपी करते हैं। क्योंकि कॉल बैक बहुत अच्छे तरीके से हमने समझे थे, मुझे नहीं लग रहा कि मुझे इसको दोबारा से डिफ़ाइन करना चाहिए। सारी चीज़ें बहुत डीप में जाके हमने ये चीज़ें सीखी थी, ठीक है। ये फंक्शन को मैं अनकॉमेंट कर देती हूँ। अभी तो ये है जो कॉल बैक हेल वाला फंक्शन, वो इस तरीके से चलता था। एक कॉल बैक लिया करता था, उसके साथ कॉल बैक फंक्शन जो है वो कॉल हुआ करता था सेट टाइम आउट के अंदर। लेकिन इसमें क्या होगा, इसके अंदर तो हम कॉल बैक देंगे ही नहीं, तो कॉल बैक हम रिमूव कर देते हैं। हम क्या कर रहे हैं, उसी कॉल बैक वाले फंक्शन को थोड़ा सा अपडेट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं अपने प्रोमिसेस को चलाने के लिए, मतलब डॉट देन की कंडीशन को चलाने के लिए। तो जब कॉल बैक नहीं है तो कॉल बैक कॉल भी नहीं करेंगे। इसके अलावा क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा, चलें इसी में हम कर लेते हैं इसको, फिर यहीं कॉल करेंगे। हमने क्या किया, अगर ये कोड आप दोबारा करो? कर लें, क्योंकि हाँ वो ज़्यादा समझ आएगा, ऐसे समझ नहीं आता। हम एक कोड जो पहले है से। वो वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट, 1 मिनट रुक जाओ बस। ठीक है, ठीक है। कॉन्स्ट का एक वेरिएबल हम बनाते हैं, हमने इसका नाम दिया फ्राइडे, ठीक है, क्योंकि हमने अंडा ही बनाना है दोबारा से, तो हम फ्राइडे इसका नाम देंगे। उसके बाद हम एक जो ये एरो फंक्शन बनाएंगे। एरो फंक्शन में क्या करेंगे कि हमने कोई ना कोई काम करवाना है। ये रहे हमारे स्टेप्स, हमने ये कॉल बैक से नहीं करेंगे, अब हम इसको प्रॉमिस चेनिंग से करेंगे, ठीक है, प्रॉमिस चेन से करेंगे हम इसको। अच्छा, हम यहाँ पर क्या बना रहे थे, हम यहाँ एरो फंक्शन बना रहे थे ना, तो हम अपना एरो फंक्शन पूरा कर लेते हैं। और इसके अंदर क्या होगा कि कोई ना कोई स्टेटमेंट आएगी, ठीक है। स्टेटमेंट का मतलब है कि कोई ना कोई काम आएगा, तो हम काम करवा लेते हैं यहाँ पे, मतलब एक्शन का पैरामीटर दे देते हैं, और वो किस टाइप में आएगा, किस जो है वो डेटा टाइप में आएगा, स्ट्रिंग में आएगा। उसके बाद हमें जो है वो टाइम डिले भी चाहिए कि कितने टाइम बाद एक जो है वो प्रॉमिस रिजॉल्व हो, फिर दूसरा प्रॉमिस रिजॉल्व हो। तो हम क्या करेंगे, टाइम डिले भी उसको दे देंगे। नॉर्मल ये आपने एरो फंक्शन बनाया ना? जी जी, ठीक है। टाइम डिले भी दे देंगे और इसका टाइप नंबर हो जाएगी, ठीक है। हमें ये दो चीज़ें चाहिए, एक हमें एक्शन चाहिए जो हमें करवाना है, और कितने टाइम बाद एक प्रॉमिस को रिजॉल्व करवाना है, वो चीज़ हम यहाँ पर दे देंगे। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद एक प्रॉमिस क्रिएट करते हैं हम, क्योंकि वहाँ कॉल बैक था, वहाँ हमें प्रॉमिस की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ हम एक प्रॉमिस क्रिएट करते हैं, लेट प्रॉमिस इज इक्वल्स टू न्यू प्रॉमिस। ये प्रॉमिस क्रिएट करने का तरीका है हमारे पास। इसके बाद यहाँ उसको दो पैरामीटर्स चाहिए, रिजॉल्व और दूसरा रिजेक्ट। ये भी एक कॉल बैक लेता है, तो इसको भी हम एक सेट कर लेंगे पूरा कॉल बैक। अब हम क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि सेट टाइम आउट लगाएंगे कि कितने टाइम बाद एक फंक्शन को रिजॉल्व होना है। यहाँ हम खुद से जो है वो टाइम डिले लगा रहे हैं, सेट टाइम आउट लगा देते हैं हम यहाँ पर। सेट टाइम आउट भी एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर क्या चलना चाहिए, इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर ये एक्शन चलना चाहिए, और कितने टाइम बाद चलना चाहिए वो हमें बताएगा ये टाइम डिले जो हमने यहाँ दिया है ना। ये टाइम डिले हमें बताएगा कि जितने टाइम बाद आप टाइम बताओगे उतने टाइम बाद मैं इसको रिजॉल्व करके आपको दिखा दूंगा। अब मैं यहाँ क्या करती हूँ कि मैं कंसोल करवा लेती हूँ उस सेक्शन को जो हमारे पास। मैं स्क्रीन पर ज़्यादा जूम है, आई थिंक प्रॉब्लम हो रही है आपकी। हाँ थोड़ा कम करते हैं। हाँ ठीक है बस। तो यहाँ वो एक्शन हम यहाँ कॉल करवाएंगे, ठीक है। उसको कॉल करवाने के बाद अपना प्रॉमिस भी रिजॉल्व करवा देंगे, ठीक है। यहाँ अपना प्रॉमिस रिजॉल्व करवा के इसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट लिख देते हैं कि भाई प्रॉमिस सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। सक्सेस का मैसेज शो करवा देंगे हम। अब क्या कर रहे हैं हम, ये तो सिंपल एक फंक्शन बन गया। इस फंक्शन को दोबारा से मैं सम अप करती कि मैंने क्या किया था। कॉल बैक में हमने क्या किया था, कॉल बैक फंक्शन लेते थे हम पैरामीटर से, और फिर उसको सेट टाइम आउट में अपने एक्शन के बाद दोबारा से कॉल करवाते थे, और उस कॉल बैक के अंदर दोबारा से वो फंक्शन चलाते थे, मतलब वो हेल एक क्रिएट करते थे, एक के बाद एक फंक्शन वो चलता रहता था। लेकिन रिजॉल्व में हम क्या करते हैं, रिजॉल्व में हम जब हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व होता है तो मैंने क्या बताया आपको कि वो कौन से फंक्शन के अंदर जाता है, वो डॉट देन के फंक्शन के अंदर जाता है। तो वही चीज़ हम यहाँ भी करेंगे। हमने क्या किया कि एक फंक्शन बनाया फ्राइडेक का, उसके अंदर ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हैं कि इसमें क्या क्या आएगा।
ये एक्शन क्यों आएगा और ये टाइम डिले क्यों आएगा, ये वो एक्शन है जो हमने करवाना है, काम करवाना है, और ये वो टाइम डिले है कि कितने टाइम बाद वो काम होगा। ठीक है, उसके बाद हमने प्रॉमिस से काम कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो एक न्यू प्रॉमिस क्रिएट करेंगे। न्यू प्रॉमिस में 2 पैरामीटर्स हमने दिए हैं, एक रिजॉल्व का और एक रिजेक्ट का। अब जब रिजॉल्व करवा रहे हैं तो हमने वो सेट टाइम आउट के अंदर ही करवाना है, क्योंकि इतने टाइम बाद ही प्रॉमिस रिजॉल्व होगा, फिर दूसरी स्टेटमेंट चलेगी, फिर तीसरी स्टेटमेंट, मतलब ये हमारा सिक्वेंशियली काम इस तरीके से चलेगा। अब हम इस पर काम करना शुरू करते हैं कि हमने काम करना कैसे। अच्छा, एक चीज़ अभी और रह गई है, क्योंकि हमने ये प्रॉमिस वेरिएबल के अंदर बनाया है तो हमने इसको रिटर्न भी करवाना होगा। अगर रिटर्न नहीं करवाएंगे तो बाहर क्या देखेंगे, हम इसको रिटर्न करवा देते हैं, इस प्रॉमिस को रिटर्न करवा दिया। ठीक है, ये प्रॉमिस हमारा बाहर आ जाएगा क्योंकि रिटर्न का कीवर्ड लगाया है हमने। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास ये स्टेप्स थे जो कि हमने प्रॉमिस चेंज से करने हैं। फर्स्ट क्या था हमारे पास, जो हमने वहाँ सीखा था कि सबसे पहले एग बनाना है ना, तो ऐड ऑयल करेंगे, फिर उसके बाद आफ्टर 3 सेकेंड्स ऐड एग, फिर जस्ट आफ्टर एडिंग एग हमने उसमें सॉल्ट डाल देना है, फिर उसके बाद एक प्लेटर लेना है, आफ्टर 2 सेकेंड्स 4 सेकेंड्स के बाद उस प्लेटर में एग को ट्रांसफ़र कर देना है, और 1 2 3 4 5 6 स्टेप पे हमने 1 मिनट 1 सेकेंड के बाद स्प्रिंकल करनी है सम ब्लैक पेपर, एंड देन एग इज़ रेडी टू ईट। अब हम क्या करते हैं कि उसी फंक्शन को कॉल करते हैं जो हमने बनाया था। वो फंक्शन क्या था, फ्राइड एग का फंक्शन था। फ्राइड एग का फंक्शन क्या लेता है कि एक एक्शन लेता है और एक टाइम डिले लेता है। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ऐड ऑयल करना है। ऐड ऑयल किया हमने, उसके बाद हमने क्या किया, कितने टाइम बाद चलाना है भाई, यहाँ तो टाइम नॉर्मल फंक्शन भी दिखाती जाए ना कि हम पैरामीटर कैसे दे रहे हैं उससे, इस तरीके से। इस पे कोई जगह नहीं है ना, ऐसे दिखाना पड़ेगा मुझे। ये नीचे ले जाएं, ये जो कमेंट किए हुए ना सारे बीच में से। अब शायद नज़र आ जाए, मैं इसको, फिर स्टेप्स नज़र नहीं आएंगे, स्क्रीन का छोटे हैं, आ जाएंगे अब, ठीक है। मैं इसको ऐड कर लूँ, कोई आया है, ठीक है। अब हमारे पास क्या था दूसरा, एक हमने स्ट्रिंग दे दी। हाँ जी जी कमल, ठीक है, पहला पैरामीटर स्ट्रिंग था तो हमने स्ट्रिंग दे दी। अब दूसरा फर्स्ट हमारे पास स्टेप क्या था, ऑयल ऐड करना है। दूसरा स्टेप, दूसरी हमारे पास पैरामीटर क्या है कि कितने टाइम बाद करना है। तो भाई पेन में तो कुछ भी नहीं होगा, फौरन से कर देना है, तो हम इसको 0 डिले दे देंगे, और ये हमारे पास 2 चीज़ें पूरी आ गई। अब हम क्या करेंगे, जब 2 चीज़ें हमारे पास आ गई तो हम, ये हमारे पास जब पहली चीज़ आ गई ना, तो हमारे पास क्या होता था कि डॉट देन का फंक्शन हमने यहाँ चलाना है। डॉट, देखिए कुछ से ऑप्शन आ रहे हैं, जो फंक्शन है वो चलाएंगे हम। अब ये जो हमारे पास चीज़ थी ना, जब डॉट देन करेंगे फंक्शन रिजॉल्व हो जाएगा, तो ये क्या लेता है, ये भी एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, तो इसका एक कॉल बैक फंक्शन बना लेते हैं हम। इसका कॉल बैक फंक्शन बनाया हमने, इसको मैं नीचे लेकर चले जाती हूँ, काम साफ रहेगा। इसको मैं नीचे लेकर आई, तो अभी दोबारा से मुझसे क्या मांगेगा, दोबारा से हम इसमें एक फंक्शन देंगे अपना, जो हमारे पास फंक्शन था फ्राइड एग का फंक्शन। अब वो फ्राइड एग का फंक्शन क्या करेगा, फ्राइड एग के फंक्शन को एक और स्टेप चाहिए, तो हमने ऐड ऑयल करने के बाद दूसरा स्टेप क्या था हमारे पास, दूसरा स्टेप था हमारे पास ऐड एग आफ्टर 3 सेकेंड्स। नेमल, आई थिंक इसके अंदर हम जस्ट कंसोल कराएंगे। इसमें कंसोल हमने ऊपर करवा लिया ना, बस इसको पैरामीटर देंगे, वो वहाँ जाके खुद से एक्शन को रिजॉल्व करवा देगा, यहाँ कंसोल करवा देगा। ठीक है, ठीक है। इसके अंदर इसको क्या चाहिए, इसको भी भाई पैरामीटर्स चाहिए। तो दूसरा स्टेप हमारे पास था ऐड एग आफ्टर 2 सेकेंड्स, ऐड एग, सॉरी 3 सेकेंड्स, उसके 3 सेकेंड्स को हम 3000 मिली सेकेंड्स दे देंगे। यहाँ हमने जब 3000 मिली सेकेंड्स दे दिए, उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद दोबारा से हमने, क्योंकि स्टेप चलाने हैं ना, उसके बाद हमारा स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप था, और थर्ड स्टेप में हमने क्या करना था, ऐड सॉल्ट जस्ट आफ्टर एडिंग एग। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ भी एक ही कॉल बैक फंक्शन लेगा, इसको कॉल बैक फंक्शन दे देते हैं। कॉल बैक फंक्शन देने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको मैं ना ऐसे कर देती हूँ, यहाँ कान थोड़ा सा ना साफ रहेगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर भी एक ये फ्राइड एग फंक्शन लेगा ना, तो हम इसको दोबारा से वही फंक्शन देंगे और सेम वही स्टेप फॉलो करेंगे। तीसरा स्टेप में क्या था, ऐड सॉल्ट, और इसमें डिले नहीं था, इसमें था जस्ट आफ्टर एडिंग एग, तो हम इसको 0 दे देते हैं। ये चीज़ भी हमारी पूरी हो गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने दोबारा से डॉट देन चलाना है, तो हम डॉट देन चला देते हैं। डॉट देन चला, ये भी एक कॉल बैक फंक्शन लेगा, इसको भी कॉल बैक फंक्शन दे देते हैं।
ठीक है, इसको भी कॉल बैक फंक्शन दिया, अगेन वो स्टेप से, मतलब हमने जब तक हमारे स्टेप्स चाहिए ना सिक्वेंशियली हमने, तो वो हम उसको स्टेप देते रहेंगे। अब दोबारा से एक स्टेप दे रहे हैं और स्टेप चेक करते हैं कि है क्या, क्योंकि मैं खुद भूल गई हूँ। उसके बाद है टेक अप लेटर आफ्टर 2 सेकेंड्स। तो हम यहाँ लिखते हैं स्टेटमेंट टेक अप लेटर आफ्टर 2, टेक अप लेटर, बस ठीक है, वो स्टेप मैंने करना था ना, टेक अप लेटर, और टाइमर क्या था इसका 2000 मिली सेकेंड। ठीक है, उसके बाद दोबारा से डॉट देन, कोई आया है, उसके बाद दोबारा से हमने डॉट देन चलाना है। जब हम डॉट देन चलाएंगे तो उसको भी कॉल बैक फंक्शन चाहिए, इसको भी कॉल बैक फंक्शन दे देते हैं। ठीक है, अभी हमारे स्टेप्स पूरे नहीं हुए, इट मीन्स हमें दोबारा से देखना है ट्रांसफ़र एग इनटू द प्लेटर, ये वाला स्टेप है हमारा। तो हम दोबारा से फंक्शन कॉल करते हैं, फंक्शन कॉल करके उसको 2 पैरामीटर्स चाहिए थे, क्या था, मैं खुद भूल गई इतनी जल्दी, ट्रांसफ़र एग इनटू द प्लेटर, ट्रांसफ़र एग इनटू दी प्लेटर। ठीक है, और इसको कितना टाइम देना था हमने, इसका डिले था 4 सेकेंड्स, मतलब 4000 मिली सेकेंड। इसके बाद अभी भी हमारे स्टेप्स बचे, तो दोबारा से डॉट देन चलाएंगे, इसको दोबारा से कॉल बैक देंगे, कॉल बैक चला के वही फंक्शन कॉल करवाएंगे। कॉल करवाने के बाद हमारे पास एक स्ट्रिंग जाएगी, मतलब जो एक्शन करवाना है वो है स्प्रिंकल सम ब्लैक पेपर। हम क्या करते हैं, स्प्रिंकल सम ब्लैक पेपर। ठीक है, इसका टाइम डिले क्या है, इसका टाइम डिले है आफ्टर 1 सेकेंड, तो 1000 मिली सेकेंड्स दे देते हैं। अब हमारे पास क्या है, लास्ट है में भी शायद, ठीक है, एग इज रेडी। दोबारा से देन का फंक्शन चलाएंगे, इसको कॉल बैक चाहिए होता है, कॉल बैक देंगे, और ये हमारे पास लास्ट स्टेप है फ्राइड एग दिया, इसको हमने फ्राइड एग देने के बाद वही पैरामीटर्स दिए, पैरामीटर्स देने के बाद egg is finally ready to eat। ठीक है, कितने सेकंड बाद, कितने भी सेकंड्स के बाद नहीं, 0 सेकंड्स बाद दे देना हमें बस। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर पूरा हो गया। अब फर्ज करें कि बीच में कोई एरर आ जाए ना, वैसे तो प्रॉमिस हम खुद से रिजॉल्व करवा रहे हैं, एरर आने के चांसेस ही नहीं है, फिर भी अगर आ जाए तो इसको डॉट कैच के फंक्शन में कैच कर लो और हमें यहाँ पर लाके दिखा दो, लॉक करवा देते हैं उसको, और वो एरर यहाँ शो करवा देगा। इसको भी थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं काम को, कुछ इसको हम ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक प्रॉमिस से हमने प्रॉमिस चेनिंग के थ्रू अपना एक काम बना लिया है। ठीक है, जो हमारा ये कॉल बैक हेल्थ था, ये जो कॉल बैक हेल्थ था, इसके अंदर अगर ये खा जाओ, एक खा जाओ, तो मतलब ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। और जैसे सर ने बताया था कि इसमें अगर सेंटर में कोई एरर भी आ जाए तो उसको हम क्या करेंगे, हम उसको जो है वो पूरी हमें स्टेप्स चलाने पड़ते हैं और फिर उसको एक एक करके हमें रिजॉल्व करवाना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही कोई एरर आएगा वो डॉट कैच के फंक्शन में चला जाएगा। फिलहाल इस टाइम पे नहीं आएगा एरर, क्योंकि हम इसमें खुद से स्टैटिक डेटा दे रहे हैं, स्टैटिकली जो है वो प्रॉमिस को रिजॉल्व भी करवा रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको चला के देखते हैं कि क्या हमारा काम सही हुआ है या नहीं। हम अपने टर्मिनल को दोबारा से ऊपर करते हैं, इसको क्लियर करते हैं। इसको क्लियर करने के बाद अब हम देखते हैं कि हमारा काम हुआ है क्या नहीं। एरर आ गया है हमारे पास, वो एरर ऊपर प्रॉमिस के थ्रू आया है क्योंकि उसको बंद नहीं किया था। इसको हम बंद कर देते हैं, रुक जाइए। ये जो हमारा कोड था सारा, इस कोड को कमेंट आउट करते हैं एंड वंस अगेन वी हैव टू रन इट। इसको हम रन करते हैं। ठीक है, इसको हम देखते हैं कि हमारा काम हुआ या नहीं। देखें, ऐड ऑयल सॉल्ट, अरे ये एग इज फाइनली रेडी कैसे चल गया, क्योंकि 0 सेकेंड का हमने इसको टाइमर दिया था, तो ये यहाँ चल गया। इसको हमने नीचे लेकर आना है, तो हम अभी करते हैं इसको भी रिजॉल्व। मेरे ख्याल में एक काम करो, जस्ट कंसोल करा दो उसके अंदर, एंड में फंक्शन ना पास करो। यहाँ कंसोल करवा दूँ? कंसोल ये फंक्शन हटा दो, पूरा फंक्शन हटा दो पूरा, तो फिर वो सबसे ऊपर हो जाएगा। नहीं, सबसे ऊपर क्यों होगा, देन में चलेगा ना, डॉट देन करो और उसके अंदर कंसोल करो। हाँ, फंक्शन दो और कंसोल। एग इज रेडी, एग इज स्ट्रिंग में एग इज रेडी।
ठीक है, लेट्स सी। मुझे लग रहा है कि ये अभी दोबारा से ऊपर ही चलेगा। देख लेते हैं, मैं भी ना चलूं। नहीं, एक काम करो, सी, टर्मिनल नीचे को आ थोड़ा गया, बड़ा खोल लो। ठीक। टर्मिनल लेकिन को अभी भी हमारा जो एग है वो सबसे ऊपर चला है शायद, या एग इज़ रेडी। देखें ना, 0 सेकेंड्स के बाद वो हमारी स्टेटमेंट चल गई है। तो ये टाइम लगा दो। एक मिनट रुकें, कहीं हमने कुछ ना कुछ एरर क्रिएट किया है कि इसके अंदर। दोबारा से निमल, बाकी सब भी ऊपर नीचे ही चलें। नहीं, बाकी सारे पूरे चले। ऐड ऑयल चला है, फिर एग इज रेडी की वजह से वो चल देखो, गया खुद सॉल्ट से। है, स्प्रिंगल, फिर तुम्हारा Salt भी टेक अप चला लेटर है, बाद में आया, दैट पे चला हाँ गया। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक मिनट रुकें। ऐड एग भी सबसे आखिर में आया, ये देखो ना। एक मिनट, शायद कोई एरर आ गया, हम ये देखते हैं। फंक्शन में जाओ नेमल, मे बी वहाँ कुछ गड़बड़ हो। फंक्शन में सेट टाइम आउट में हमने क्या दिया है, एक्शन दिया है। एक्शन के बाद वो टाइम डिले दिया है। टाइम रिटर्न भी करते हैं प्रॉमिस। प्रॉमिस भी क्रिएट किया है। सेट टाइम आउट में एक्शन भी चला है हमारा, रिजॉल्व भी हुआ है। टाइम डिले भी आया है। एरर कहाँ जनरेट हुआ है? एरर नहीं आ रहा, ये मतलब ये जो सीक्वेंस से नहीं टाइमर है चल ना रहा, वो सही नहीं हुआ, सीक्वेंस से नहीं चला, सिक्वेंशियली कोड नहीं आया। ये वही चीज़ हमारे पास हो गई है जिसको हमने कॉल बैक हेल्थ से सॉल्व कॉल किया बैक था। हेल्प से सॉल्व किया था। डॉट कैच हटाओ, मे बी नहीं, डॉट कैच का भी मसला नहीं है। हटाओ तो। इसको करते हैं, देखते हैं दोबारा से। वही चीज़ है, जो टाइमर हमारा पीछे चल रहा था ना, ये उसी के थ्रू हो रहा है अभी भी। आप टाइम चेंज करके देखिए, 500, 1000 नहीं तो फिर तो वही ना, अभी भी टाइम के हिसाब से चल रहा है, वो वैसे नहीं चल रहा। मैम ये जो आपने कॉल बैक में जो दिया है ना कर्ली ब्रैकेट, ये हटा दें, फिर ये जैसे दिया हुआ है ना लाइन बाय, वैसे ही चलेगा। ये सही कह कॉल रहे हैं, बैक में क्योंकि आपने कर्ली ब्रैकेट दिया हुआ है तो वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, और रिटर्न नहीं कर रहा तो उसको नया प्रॉमिस नहीं मिल रहा। अच्छा 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 अच्छा, ये डॉट देन एग इज रेडी। वो भी रहा। अच्छा, ये यहाँ से और इसकी भी एक पैरेंथेसिस पूरी हो गई। एग इज रेडी, ठीक है। ठीक है ठीक है, वो शायद सर को देख के थोड़े से हाथ पांव हिल गए मेरे वरना कोड तो मैंने पहले भी ये किया था, चेक किया था, वो सही तरीके से चला भी था। सर के सामने थोड़ी सी हो जाती है इज्जत। मीन के हम फंक्शन के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स नहीं देंगे। अगर कर्ली नहीं, ब्रैकेट्स उसको देते फिर हैं तो दूसरा फिर नहीं वो मिलेगा। आगे वाला देन को कंसीडर ही नहीं करेगा, यहीं रुक जाएगा। अब अगर मैं यहाँ कर्ली पर ब्रैकेट के आगे वाले दोनों का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। असल में कर्ली ब्रैकेट जो इन्होंने नहीं दिए थे तो वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा था, और जब कि हम डॉट देन में खुद से प्रॉमिस नया एग्जीक्यूशन करवाना चाहते हैं तो एक देन से हमें दूसरे देन को कॉल करने के लिए कुछ ना कुछ रिटर्न करवाना जरूरी होता है। इस वजह से ही बस हो रहा था। कोड तो उन्होंने सही लिखा हुआ था, वो हो जाता है कभी।
तो अगर कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं तो फिर रिटर्न भी करना पड़ेगा हमें? कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं तो फिर स्पेसिफिकली रिटर्न लिखकर और फिर ये फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। अच्छा सही, थैंक यू सर। आपको मैंने कर्ली क्लास ब्रैकेट्स में लगाते हैं बताया था। ऐसे, फिर हाँ, फिर आप रिटर्न जो फंक्शन कॉल कर रही हैं इससे पहले रिटर्न लिख दें, क्योंकि एरो फंक्शन में मैंने क्लास में भी शायद ये चीज बताई थी कि अगर आपको सिंगल लाइन रिटर्न करना हो तो आप एरो के बाद कर्ली ब्रैकेट लगाए बगैर जो भी काम करना हो ना आप वो कर लेते हैं डायरेक्टली। तो वो यहाँ उसको रिटर्न पता है लिखना। कि ये एरो फंक्शन जी जी नहीं यही नहीं किया। ब्रैकेट के अंदर जाते हैं फंक्शन से पहले इस तरीके से। जी, क्योंकि जब आप कर्ली ब्रैकेट एरो फंक्शन में लगा लेते हैं ना तो इसका मतलब आपको स्पेसिफिकली रिटर्न लिखना है अगर कुछ रिटर्न करवाना चाह रहे हैं। और अगर आपको पता था कि मेरा सिंगल लाइन कोड है कि बस एक फंक्शन ही कॉल करवाना है रिटर्न में, तो फिर आप क्या करते हैं कर्ली ब्रैकेट में इसमें एरो फंक्शन में कर्ली ब्रैकेट्स नहीं देते, आप सिर्फ पैरेंथेसिस लगाते हैं एरो डाल के और आगे जो भी काम करवाना है आप वो करवाते हैं। तो उससे इसको खुद पता चल जाता है कि एरो फंक्शन है और कर्ली ब्रैकेट्स के बगैर सिंगल लाइन स्टेटमेंट आ रही है तो मतलब ये रिटर्न होगा। ठीक है, थैंक यू सो ठीक है मच सर। थोड़ा सा ये एक नई clear चीज हो गया पता था चल गई मुझे। हमें, थैंक यू सर। बाकी अगर ये इसमें जैसे फंक्शन में और चेनिंग में अगर किसी को कोई इशू है तो वो सवाल कर ले भले। अब अगर यहाँ देखें कि मैं इसको रिजेक्ट कर देती हूँ इस फंक्शन को, तो कुछ क्या चलता है, खुद से ही रिजेक्ट करवा देते हैं। तो हमारे पास एक प्रोजेक्ट में हम रिजोल्व और रिजेक्ट दोनों यूज कर सकते हैं। ये फिर उसकी कंडीशन लगा के कर सकते हैं, चेक्स लगा के कर सकते हैं ना कि अगर ये हो तो फिर रिजॉल्व चले और फिर अगर डेटा नहीं आ रहा हाँ, हो तो वो फिर हम वो reject डेटा जब आता है फिर उस पर डिपेंड करते हैं ना कि इफ़ ये हो तो जैसे सर ने बताया था कि 80% से ऊपर हो तो क्या चलना चाहिए, क्या क्योंकि वो चेक्स लगे थे उसके बाद वो देन चला था तो उस बेस पे चलता है वो। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, ऐसा ने जो सवाल पूछा है हम लोग मोस्टली रिजॉल्व रिजेक्ट खुद ना लिख रहे होते हैं ना हैंडल कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह भी नेक्स्ट क्वार्टर शुरू हो जाएगा ना नेक्स्ट जिस का, तो उसमें हम लोग जब एपीआई कॉलिंग करेंगे तो मैं आपको ये चीज फिर और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये प्रॉमिस हमने खुद बना के देखा है कि प्रॉमिस में पीछे हो क्या रहा होता है, लेकिन इन रियल हम लोग सिर्फ फैच या एक्सपीएस यूज करते हैं और उसके साथ प्रॉमिसेस यूज करते हैं। तो ये खुद ही पीछे रिजॉल्व रिजेक्ट हैंडल कर रहा होता है, हमें सिर्फ डॉट देन कैच चला के अपना काम करना होता है। जैसे कि यहाँ पर था कि ये सारा काम जो है वो ये खुद से करेगा, प्रॉमिस रिटर्न करेगा, जो भी करना चाहे रिजॉल्व रिजेक्ट खुद से करके देगा। हमने सिर्फ इतना काम करना है डॉट देन और डॉट कैच के अंदर आके अपनी कोड के अंदर। नंबर आई थिंक टाइम खत्म होने वाला है तो आप क्वेश्चन ले लें। ये कंप्लीट हो गया ना हमारा जी प्रॉमिस, ये प्रॉमिस ट्रेनिंग हो गई। एल्सिंग अवेट रह गया तो इंशाल्लाह फ्राइडे को फिर फ्राइडे से रिवीजन करेंगे उसको। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो थैंक यू सो मच सर, आप हमारी क्लास में आए। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो पिरामिड ऑफ डूम है ना, ये कॉल बैक हेल्प फंक्शन, तो इसको हम इतना यूज भी नहीं करते आमतौर पर कोडर, तो इसमें इतना मशक्कत करने की क्या जरूरत है? मुशक्कत जब करते थे जब प्रॉमिस नहीं था ना, या बस भाई अपना माइक बंद करें। अच्छा यार, इसमें मैं आपको यही कहूंगा कि देखिए पहले हर चीज मैंने आपको पहली क्लास में बताई थी, AS6 आया था कि हर चीज पहले होती थी तो चीजें थोड़ी मुश्किल थी, तो वो डेवलपर्स के लिए जितनी आसानी कर सकते हैं लैंग्वेज वाले वो करते हैं ताकि डेवलपर्स उनकी लैंग्वेज यूज करें। इसी वजह से लैंग्वेजेस ऊपर भी आती हैं, तो और आसानियां होती गई और आसान तरीके आते गए, हम वो सीखते चले गए। लेकिन हमें चीजें इसलिए पता होनी चाहिए, एक तो कॉल बैक्स हम अभी भी यूज करते हैं, मैं आपको मैप और फिल्टर पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, उसमें मैं आपको कॉल बैक यूज करवाऊंगा, तो वो हम छोटे मोटे काम के लिए करते हैं। दूसरा, अगर हम कहीं जाते हैं ना इंटरव्यूज के लिए, वहां पे ये चीजें बहुत काम आती हैं कि अगला इंटरव्यूअर पूछता है हमसे कि भाई तो आप मुझे बताओ कॉल बैक क्या होते हैं और हम उसको एसिंक्रोनस में कैसे यूज कर सकते हैं, तो फिर हमें उसको समझाना आना चाहिए। अब मैं उसको अगर ये बोल दूं, बोले यार इतनी मुशक्कत वाला काम है, मैं क्यों करूं, मैं तुम्हें इससे करवा सकता हूँ, तो वो तो ये नहीं सुनेगा। तो मतलब हमें चीजें के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, इसलिए ये करवाने का एक ये मकसद था, और थोड़ा बहुत हम यूज भी करेंगे आगे। जी सर। क्लास एंड होने वाली है। चलें ठीक है, थैंक यू सो सही मच। समझाया सर मैंने? ठीक है, बेहतरीन, माशाल्लाह बहुत अच्छा समझाया। मैं हमारी रिसेंटली भी अभी डिस्कशन हो रही थी, तो मैंने उस डिस्कशन में भी अपनी जो फैकल्टी की थी मैंने उनको बताया था कि यार मुझे होप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी जिस तरीके से थर्सडे वाली क्लास के लोग आपस में
खुद से मतलब एफर्ट कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल स्कोर्स जो होंगे ना उसमें मेरी थर्सडे वाली क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो ऊपर आएंगे। मैंने उनको ये बात बोली है। सब पूरी कोशिश में लगे हुए हैं हम लोग इंशाल्लाह। सारी चीजें कर रहे हैं तो इंशाल्लाह होप कि अच्छा ही होगा। हम आपका नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह। आपकी ज़बान को बिल्कुल पक्का, हम भी अपना ये वाला प्रॉमिस रिजॉल्व करवाएंगे इंशाल्लाह टाइमली। इंशाल्लाह। चलें ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, आप लोग कंटिन्यू करें। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, अल्लाह हाफिज़। टाइम होने वाला है, जस्ट 30 सेकंड रह गए हैं। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना इसकी? रिकॉर्डिंग इतनी इम्पोर्टेंट क्लास की रिकॉर्डिंग ना। अल्लाह हाफिज़।